एक बड़ी खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस मंच पर है। उनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर है, बहन पल्लवी जी पटेल जी है। सर माफी चाहूँगा सर माफी चाहूँगा एक सेकंड के लिए। फूले जी और जिन्होंने बात की छोटे भाई जो है भीमराव अम्बेडकर। एक बड़ी खुशी की बात है कि 20 साल में पार्लियामेंट में रहा, लेकिन कभी भी 26 नवंबर का दिन जो है वो पार्लियामेंट में कभी मनाया नहीं गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार 26 नवंबर का कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है और तुरंत ही सरकार ने 26 नवंबर के 2 कार्यक्रम आयोजित किए। एक सेंट्रल हॉल में किया हुआ है और एक 5 बजे विज्ञान भवन में किया गया। हम लोग गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ता में आज संविधान के सम्मान के रैली में जो चर्चा चली है उस बात को छेड़ दिया कि 2024 के बाद ये संविधान रहेगा या अगला संविधान है। जहां तक मेरी जानकारी है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो संविधान समीक्षा समिति बनाई गई थी। उस वक्त ही एक संविधान बनाया गया था। प्रेस वालों के माध्यम से मुझे उसकी एक कॉपी मिली। और अटल बिहारी वाजपेयी से हमने कहा कि आपकी समीक्षा की रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन अखबार वालों के पास आपकी एक संविधान की कॉपी मिली। बोला ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कल सुबह जो है 11 बजे ही पार्लियामेंट के सदन पर वो नई संविधान की कॉपी में लाके ये बात आज की नहीं है। 46 से 50 तक अखबारों के पन्ने हम लोग अगर देखें, आरएसएस का जो अखबार है पांचजन्य, उनको अगर हम लोग देखें तो संविधान की चर्चा एक तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ हम इसको मानते नहीं, ये एक चर्चा चली। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। 26 जुलाई 49 का एक गवर्नमेंट जीआर है, गवर्नमेंट गैजेट है। आप और सरकार में जब लिखा पढ़ी होती है तो उसका गैजेट नहीं बनता। लेकिन उस वक्त जो लिखा पढ़ी हुई आरएसएस और सरदार पटेल के बीच में वो गैजेट बनाया गया और 3 चीजों की जिक्र की गई। पहला जिक्र ये था
कि 15 अगस्त ये भारत का स्वतंत्र दिन है करके आरएसएस माने। दूसरी कंडीशन जो थी वहां पर कि तिरंगा जो है बैठ जाइए, आपसे विनती है। ये भारत का हम भी चश्मा लाए पढ़े ध्वज होगा, फ्लैग। सोच रहे हम ही खाली चश्मा लिए, हम भी चश्मा लिए। और तीसरी बात होगी कि लेकिन तुम RSS बेवकूफ हो, हम संविधान को बेवकूफ मानने नहीं। के लिए तैयार है। क्या है आए क्या आओ दोस्तों, अरे तो इस तरह बात करना चाहिए। आज भी संविधान का दिवस मनाया जा रहा है। बोलो बैठ जाओ। यही हिम्मत नहीं गई है कि वजह से अखिलेश पर आगे है। वो आरएसएस नहीं मना रहे, यही लोग अखिलेश नहीं गलत है, ये लोग गलत है। बीजेपी नहीं मना रही है। हाँ, हम लोग को गुमराह करने के लिए सरकार बना रही है। इस पर ध्यान हम लोग को देखना चाहिए। अब आपकी बात का सम्मान करेंगे, इसलिए बैठे हैं। बदलाव अगर होना है तो पार्टी में बदलाव होना है, विचारों में बदलाव होना है। मजा लीजिए बस। लखनऊ की धरती से ये शुरुआत, या चिंगारी कल मशाल ना बने, इसलिए उस चिंगारी को दबाने के लिए सरकार ने कहा कि हम आज 26 नवंबर का दिन बड़े धूमधाम से मना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने इसको मनाया? मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस वालों ने इसको मनाया? तो बिल्कुल नहीं। मैं भूले नहीं, बात भूलेंगे। सरकार मना रही है लेकिन पार्टी नहीं मना रही। ये डर क्यों है? मैंने कहा 20 साल में पार्लियामेंट में रह चुका हूं, 40 साल राजनीति, बड़ी नजदीक से राजनीति, लेकिन 40 साल की राजनीति में पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूं कि राजनीति पार्टियों को खत्म करने का एक सिलसिला शुरुआत है। जितने भी राजनीति नेता है उनकी छवि खराब करने की एक कोशिश वहां पर हो, चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से, या चाहे किसी अधिकारी के माध्यम से। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिस 2G के स्कैम को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो प्रमुख है, उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, सरकार ने उसके कुछ तथ्य कोर्ट के सामने नहीं रखे। आज उस अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये उस वक्त से एक साजिश शुरुआत, एक साजिश है कि राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करो, नेताओं को बदनाम करो, ताकि एक पार्टी बची रहे। आज वही है। राज्यों में रीजनल पार्टी दिखाई दी थी, नेशनल लेवल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाई नहीं दी। और 2024 में यही नारा होगा कि देश चलाना है, कोई नेशनल पार्टी बची नहीं है, इसलिए कमल को मोहर लगा। हम लोग को इससे बचना है। 2024 का दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। मैं आज यहां पर बैठे बीएसपी के नेता है, बहन मायावती है, चंद्रशेखर आजाद है, इनसे भी आग्रह कर रहा हूं, ये अपनी लड़ाई नहीं है, ये देश के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिसके आजादी खतरे में, हम लोग तो अपनी जिंदगी गुजार चुके।
हम लोग तो अपनी कोई जिंदगी गुजार चुके हैं, उन बच्चों का क्या होगा? जिस तरह की आजादी हम लोग ने महसूस की, क्या उनकी उस आजादी को हम बरकरार रखेंगे? हम लोग संविधान पे खतरा कहते हैं, लेकिन आरक्षण पे खतरा आ चुका है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में अगर किसी ने अगर अर्ज कर दी कि जो पंचायत के जो चुनाव हुआ है, उस पंचायत के चुनाव में जो आरक्षित वर्ग आ चुका है उसके आंकड़े नहीं है, इंपीरियल डेटा नहीं है, तो खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आपके पास इंपीरियल डेटा नहीं है तब तक आप पॉलिटिकल आरक्षण। मैं भारत को दो विभाग में बांटता हूं, एक विंध्या के ऊपर और विंध्या के नीचे। विंध्या के नीचे जो है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है। इनकी अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन विंध्या के ऊपर जो है मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है। इनमें कम से कम एक भाषा बोली। पंजाब अलग है, चंडीगढ़ के पंजाब अलग है, बंगाल अलग है। और इन्हीं इलाकों में देखा जाए, मैंने इसलिए कहा कि सोच समझ के चलिए, एक इशारा करके जाऊंगा कि आपकी उम्र का कोई अभी बचा नहीं है ऐसी परिस्थिति। जो है वो आपके 15 साल ऊपर के है या 15 साल नीचे के। और चिंता इसी बात की है कि हर एज गैप में जो पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए हर किसी पार्टी में, वो आज दिखाई नहीं है। मैं लगभग 70 साल का होने जा रहा हूं। हम लोगों के वक्त ये कभी गैप नहीं था, उसको भरने के लिए कोई ना कोई तो भी हमेशा रहता रहा। लेकिन समाज के राजनीति अगर हम लोग फंस गए तो इंसानियत की राजनीति को हम लोग भूल गए, और इंसानियत की राजनीति को हम लोग जब लेके चलेंगे तब ही इस देश को हम जो है इकट्ठा रख सकते हैं। और इंसानियत जो है वो ही समाज की एक भाषा होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि संविधान बचाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। यंगर जनरेशन जो है यही संविधान से बच जाएगी, नहीं तो नई व्यवस्था में कैसी नई गुलामगिरी आएगी बता नहीं सकते। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।